हेलो दोस्तों, मैं विनय अपने इस यूट्यूब चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, ये सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है दोस्त, आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपका ठीक होना मतलब हमारे देश को ठीक करना है। तो आइए दोस्त, हम उस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसे हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आप कोरिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न ना होगी। फिर भी मित्र, मैं इस पर थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। मैं इन लेक्चर में यही बताया था कि आपकी जो यह हिस्ट्री है ना, यह सामाजिक विज्ञान की एक पार्ट्स है और इसमें मेनली रूप से हम अपने पूर्वजों के बारे में स्टडीज करते हैं। ऐसे कहें तो पूर्वजों के स्ट्रगल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उनका स्ट्रगल कैसे रहा और उन स्ट्रगल से वो बाहर कैसे निकले। हिस्ट्री में मित्र, हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वजों की क्या मिस्टेक रही और क्या अचीवमेंट रही। जो उनकी मिस्टेक रही उसे हम दोहराते नहीं हैं, और जो उनका अचीवमेंट रहा उस पथ पर हम चलने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में मित्र, हम यह भी देखने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा परिवेश कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ। ऐसे कहें तो मानो कैसे पैदल यात्रा से लेकर के आज हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहा है। यह मित्र हिस्ट्री से ही हम पता करते हैं। हिस्ट्री से ही हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, इसका जड़ कहाँ है, ताकि हम फ्यूचर के लिए, ऐसे कहें तो भविष्य के लिए अच्छा प्लान तैयार कर सकें। मित्र, इसी लेक्चर के दौरान मैं यह भी बताया था, यदि आप चाहते हैं ना कि इस पर थोड़ा सा डीप स्टडी करें, तो आप हमारे इन लेक्चर को तो जरूर देखेंगे। मित्र, इस लेक्चर में मैं यह भी बताया था कि आपकी जो यह हिस्ट्री है ना, यह विश्व के बारे में आपकी समझ को विकसित करती है। ऐसे कहें तो 9th क्लास और 10th क्लास जो है ना, यह विश्व की हिस्ट्री को ही बताता है कि हमारे विश्व में कैसी कैसी घटनाएं घटी और उन घटनाओं का प्रभाव जो है वह विश्व पर कैसे पड़ा। और मुख्य रूप से जो है आगे मित्र हम देखेंगे कि इन विश्व में जो घटनाएं घट रही थी उसका हमारे भारत में क्या असर हुआ। इसी परिक्षेप में मित्र, आपका जो 10th क्लास का जो बुक है ना, हमारी दुनिया, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यह भाग 2 है। भाग 1 मित्र 9th में आप तो पढ़ ही लिए हैं। तो यह भाग 2 में जो हिस्ट्री है, इसमें मेनली रूप से 8 पार्ट्स पढ़ने हैं मित्र। यह भी मैं इस लेक्चर के दौरान बताया था, जिसमें पहला पार्ट का बात मैं कहूँ तो यूरोप में राष्ट्रवाद है, जिस पर मित्र बातचीत मैं करने अभी आया हूँ। और दूसरा समाजवाद साम्यवाद है। तीसरा मित्र इंडो चाइना, ऐसे कहें तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। चौथा के बीच मित्र मैं बात करूं तो भारत में राष्ट्रवाद है। पांचवा आप जानते हैं आजीविका व्यापार है। छठा शहरी जीवन एवं शहरीकरण है। और सातवां की बात मैं मित्र करूं तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है। और आठवां आपका प्रेस सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन है मित्र। तो आज मैं स्पेशल बात करूंगा ना कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फला फूला। ऐसे कहें तो यूरोप में कौन सी पृष्ठभूमि तैयार हुई, या यूरोप में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसके वजह से वहाँ राष्ट्रवाद फैला, और उस राष्ट्रवाद का असर यूरोप में तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन उसका असर जो है विश्व को कैसे प्रभावित किया, और आगे देखेंगे मित्र कि हमारे भारत को कैसे प्रभावित किया। इस लेक्चर को समझने के बाद जो है ना, आप में यह हम समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे ना कि यह 12 साल का जो खुदीराम बोस था ना, यह कैसे जिस समय में बच्चों को खेलना चाहिए, गली गली में घूम घूम करके क्रिकेट खेलना चाहिए, उस समय में वह बच्चा जो है फांसी के फंदों को जो है हंसते हंसते लगा लेता है। इस लेक्चर को बताने के बाद, ऐसे कहें तो इस लेक्चर के बाद आप में यह समझ विकसित हो जाएगी ना कि हमारे गांधी को
इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही थी, लाला लाजपत राय किन से इंस्पायर हो रहे थे, तो यह विकसित हो गई मित्र। इस लेक्चर के दौरान ही हम यह बताने की कोशिश करेंगे ना कि यह काउंट काबूर का, मेजनी का, गैरीबाल्डी का, ऐसे कहें तो बिस्मार्क का, नेपोलियन बोनापार्ट का हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, और इनसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, ऐसे कहें तो फ्रीडम फाइटर लोग थे, इनको इंस्पिरेशन कैसे मिल रहा था, इन लोगों से क्या मिल रहा था, मेनली रूप से इस सब पर बातचीत करेंगे। तो आइए मित्र एक एक कर करके बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए सबसे पहले नाम पर ही बातचीत करते हैं कि यह क्या है। आप जानते हैं मित्र, मानव जिस जगह पर रहता है, ऐसे कहें तो मानव अपनी बिल्डिंग जहां पर बनाया हुआ है, अरे आप जहां पर आप रह रहे हो, इसका मित्र नाम है स्थल मंडल। और पूरे विश्व की बातें मैं करूं तो मानव जहां पर भी रहता है और मानव अपनी रहने के लिए जो बिल्डिंग्स बनाता है, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कोई भी सिस्टम तैयार करता है, तो इसको मित्र स्थल मंडल बोलते हैं। और इस स्थल मंडल को जो है ना मेनली रूप से 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और यह डिवाइड जो है ना, ये डिविएशन जो है ना, यह मानव नहीं किया है मित्र, अपितु यह प्राकृतिक रूप से ही हो चुका है, जिसको मित्र महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यह देख भी रहे हैं, और हम आपसे पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं कि यदि आप हिस्ट्री में अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं ना, तो आपके पास वर्ल्ड का मैप होना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। तो मित्र मैं बता रहा हूं कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया है, एशिया के जस्ट सटे हुए मित्र यूरोप है, दोनों को मिलाकर के यूरेशिया बोला जाता है। और उसके जस्ट नीचे साइड में अफ्रीका है। हम चाहेंगे कि आप इसे अपने वर्ल्ड मैप में जरूर देखेंगे। एशिया है, यूरोप है, जस्ट नीचे अफ्रीका है। उसके बाद एक बहुत बड़ा महासागर है, उसके जस्ट साइड में मित्र 2 कॉन्टिनेंट है, एक उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिणी अफ्रीका है। और फिर एशिया के नीचे आप आइएगा मित्र, अफ्रीका के साइड में आइएगा तो ऑस्ट्रेलिया है। यानी इस पर मानव रहता है, मानव अपने रहने के लिए अपनी बिल्डिंग्स बनाता है। तो उसी कॉन्टिनेंट में मित्र एक कॉन्टिनेंट है जिसको बोलते हैं यूरोप। ऐसे मेनली रूप से इसमें 45 से 50 देश आते हैं। लेकिन हमें जो बातचीत करने चलना है ना, यह मुख्य रूप से 5-6 देश के बारे में बातचीत करना है, जैसा कि मैं बोर्ड पर यह मेंशन भी कर दिया हूँ। यानी ऐसे मुझे बात करना है फ्रांस के बारे में, इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में, यूनान, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया के बारे में बातचीत करना है। और मित्र हम चाहेंगे ना कि इन जो आप देख रहे हैं ना ये कंट्री को, आप इसे अपने वर्ल्ड मैप में भी देखने की कोशिश करेंगे और इनकी कैपिटल को भी देखेंगे। कैपिटल नहीं समझ पा रहे हैं, राजधानी समझ रहे हैं ना। जैसे हमारी भारत की राजधानी दिल्ली है, और राजधानी का मतलब क्या होता है, जहां से पूरे देश को कंट्रोल किया जाए वहीं उसकी राजधानी होती है। तो मैं बताना चाहूँ, जैसे फ्रांस की कैपिटल मित्र पेरिस है, इटली की रोम है, जर्मनी की बर्लिन है, यूनान अभी इसका नाम ग्रीस है जिसकी राजधानी मित्र एथेंस है, हंगरी बुडापेस्ट है, पोलैंड जो है इसकी राजधानी वार्सा है। और हम चाहेंगे ना कि बोहेमिया की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी कैपिटल कहाँ है। तो हम इन्हीं में देखने वाले हैं कि इनमें राष्ट्रवाद कैसे आया, और इनमें जो राष्ट्रवाद पनपा इसका असर पूरे यूरोप में कैसे पड़ा, और पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, और बाद में देखेंगे कि हमारे भारत को कैसे प्रभावित किया। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि यूरोप क्या होता है। तो यूरोप का मतलब बस एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंतर्गत 40 से 45 देश आते हैं, और इसी में मुझे देखना है कि राष्ट्रवाद कैसे आया। अब समझाने की कोशिश करते हैं ना कि यह राष्ट्रवाद क्या है। हाँ मित्र, तो आइए राष्ट्रवाद पर बातचीत करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक प्रकार का सोच है, एक प्रकार की भावना है, ऐसे कहें तो एक प्रकार का मन का ख्याल है, फीलिंग है मित्र, जो राष्ट्र के प्रति प्यार को भरता है। ऐसे कहें तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी सोच है जो लोगों के समूह में किसी भी आधार पर आपस में जुड़ाव महसूस करवाता है।
वह आधार की बात करें मित्र, तो वह आधार धार्मिक भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है, परंपरा भी हो सकता है, भौगोलिक क्षेत्र भी हो सकता है, इतिहास भी हो सकता है। नहीं समझे क्या? आइए आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। यानी किसी भी आधार पर यदि लोगों का समूह जो है अपने आप में जुड़ाव महसूस करे, या किसी भी आधार पर लोगों का समूह अपने आप को एकजुट कर ले, तो मित्र इसी का नाम राष्ट्रवाद है। यानी आप जरा सोचिए कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए और जब हम पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे, तो भारत के अंदर जो भी लोग रह रहे थे उनकी सभी लोगों की समस्याएं एक हो गई। यानी सभी लोगों के दिमाग में यह बात आने लगा कि हमारे समस्या का वास्तविक कारण जो है ना, यह मिस्टर अंग्रेज सब हैं। तो यह मिस्टर अंग्रेज सब एक आधार हो गए और इनके आधार पर पूरे भारत के लोगों की समस्याएं एक हो गई। तो ऐसे कहें कि वहां राष्ट्रवाद डेवलप हो गया। यानी मित्र राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी फीलिंग, एक ऐसी विचार, एक ऐसी सोच होती है जिसमें सभी लोग अपने आप में इस तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं कि वह एक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के जो कंट्री है, ऐसे कहें तो मिलते रूप से जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया है, आखिर यहाँ कौन ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हुई? ऐसे कहें तो यहाँ शासकों का कौन सा ऐसा काम रहा जिसे सारे लोग यूनाइट हो गए, सारे लोग एक हो गए और यह समझने लगे कि उनकी समस्या एक है, और यही रूप मित्र राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवाद ही एक ऐसी भावना होती है जिसके अंतर्गत मित्र जो है ना, राष्ट्र को सर्वोपरि समझा जाने लगता है और राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए जो है ना, इंस्पायर भी इसी राष्ट्रवाद से आती है, नेशनलिज्म से आती है मित्र। यानी राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं ना, वो अपने राष्ट्र को अपनी माँ से बढ़कर मानने लगते हैं मित्र। जिस तरह से आप देखो ना, हमारे सियाचिन में ऐसे कहें तो बॉर्डर पर हमारे सैनिक जो है वह इस तरह से राष्ट्र से प्रेम करने लगते हैं ना, ऐसे कहें तो राष्ट्र को इतना बेहतर तरीका से मानने लगते हैं ना कि यदि उनकी माँ की भी तबीयत खराब हो जाए ना, और क्या कहें उनकी ड्यूटी यदि राष्ट्र सेवा है ना, तो अपनी माँ की तबीयत मित्र नंबर 2 स्थान देते हैं, और यह देश की सेवा, ऐसे कहें तो राष्ट्र की सेवा के लिए जो है ना, यह नंबर 1 स्थान देते हैं। तो यह इस तरह की जो भावना डेवलप होती है ना, तो यह जो भावना डेवलप होती है मित्र, इसी का नाम राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं ना, वो अपने देश के लोगों के साथ, ऐसे कहें तो राष्ट्र के अंदर लोगों के साथ प्रेम तो करते ही करते हैं, लेकिन उन लोगों से नफरत भी करते हैं जो राष्ट्र के अगेंस्ट काम करते हैं। मित्र यह राष्ट्रवादी लोग जो होते हैं ना, इनकी लेवल यह होती है, और देशभक्ति की लेवल मित्र यह होती है। यानी देशभक्त जो होते हैं ना, यह राष्ट्र, ऐसे कहें तो देश के लोगों से सिर्फ प्यार करते हैं, लेकिन यह राष्ट्रवादी जो लोग होते हैं ना, यह देश के लोगों से प्यार करते ही हैं, देश से प्यार करते ही हैं, लेकिन साथ साथ देश की अखंडता, अछूतता के लिए सर्वस्व निछावर करने का भी काम करते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? फिर से बताते हैं मित्र, राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी भावना होती है जिसे लोगों में यह समझ विकसित होती है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। यानी राष्ट्र से प्यार करना ही, राष्ट्र के लिए मर मिटने का भावना अपने आप में उत्पन्न करना ही राष्ट्रवाद है। और मित्र जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा दिया हुआ है। वह परिभाषा इस तरह से है कि राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी भावना है जो लोगों के समूह में, ऐसे कहें तो एक निश्चित भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रह रहे लोगों के बीच में एकता की वाहक बनती है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट परिभाषा है मित्र, ऐसे आप आसानी से यही समझें कि
कि राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी भावना है जो किसी भी आधार पर लोगों के समूह में जुड़ाव महसूस कराती है, चाहे वह आधार धर्म का हो, भाषा का हो, जाति का हो, परंपरा का हो, कुछ भी हो। इन किसी भी आधार पर यदि लोगों का समूह आपस में जुड़ता है, ऐसे कहें तो एक होता है, तो इसी का मित्र नाम राष्ट्रवाद है। और इस चैप्टर में यूरोपीय राष्ट्रवाद है ना, इस चैप्टर में मित्र हम यही देखेंगे कि यह यूरोप के जो कंट्री, मुख्य रूप से कहें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में यहाँ के शासक, या ऐसे कहें तो यहाँ कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हुई जिससे सारे लोग एक हो गए, एकजुट हो गए और यहाँ राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया। एक लाइन में मित्र मैं बात कहूँ ना कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्र के प्रति प्यार, ऐसे कहें तो राष्ट्र के प्रति मर मिटने का भाव, राष्ट्र को सर्वस्व मानने का ख्याल ही राष्ट्रवाद है। अब थोड़ा सा आपके मन में आएगा ना मित्र कि सर यह राष्ट्र क्या होता है, आप यह बता दो। तो मित्र राष्ट्र आप समझे ना, उसके पहले थोड़ा सा देश और राज्य समझना जरूरी है कि देश और राज्य क्या होता है। तो मित्र कोई भी अगर 4 कंडीशन को फुलफिल करता है ना, ऐसे कहें तो 4 कंडीशन को यदि फुलफिल करता है ना, तो उसे हम राज्य या देश कह सकते हैं। देश या राज्य होने के लिए यह 4 कंडीशन का फुलफिल होना मित्र जो है ना अनिवार्य है। नंबर 1 यह है कि एक उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। जैसे हमारी भारत की निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, तमिलनाडु। इस पश्चिम साइड की मैं बातें मित्र करूं तो पश्चिम में गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश, यानी इसकी बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए, यही इसका भौगोलिक क्षेत्र है। यह पहला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन वहाँ पॉपुलेशन होना चाहिए। तीसरा उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मित्र वहाँ गवर्नमेंट सरकार होनी चाहिए। और चौथा कंडीशन सोवरेनिटी, यानी वहाँ मित्र क्या होनी चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब यह हुआ कि वह देश या वह राज्य अपने आंतरिक निर्णय लेने के लिए या बाह्य निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, तो उसको मित्र हम क्या कहेंगे, देश कहेंगे या राज्य कहेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, देश या राज्य होने के लिए 4 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। एक उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोग रहना चाहिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए या लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए वहाँ सरकार होनी चाहिए। और चौथा कंडीशन वह संप्रभु होना चाहिए, यानी वह अपना आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे अभी हमारा इंडिया देखिए, इंडिया की एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या लोग निवास करते हैं, लोगों को कंट्रोल या जरूरत पूरा करने के लिए हमारी मोदी सरकार है। और ऐसे बात कहें तो यह संप्रभु है, यानी भारत को अपने देश में क्या करना है क्या नहीं करना है, दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध रखना है या नहीं रखना है, यह तय जो है स्वयं भारत करता है। यानी चारों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए इसे हम देश या राज्य कह सकते हैं मित्र। लेकिन जब यही देश हमारा गुलाम था तो इसका एक बाउंड्री तो था, इसमें लोग तो थे, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था, तो उस वक्त इसे देश या राज्य हम नहीं कह सकते थे। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि आप देश और राज्य समझ गए। अब समझते हैं कि राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है। तो नेशन होने के लिए मित्र लोगों का समूह होना चाहिए और बस उनमें किसी भी आधार पर जुड़ाव महसूस होना चाहिए, चाहे वह आधार धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, परंपरा हो, या उनका भाषा हो, या उनका सेम इतिहास हो। किसी भी आधार पर यदि लोगों का समूह आपस में जुड़ाव महसूस करने लगता है तो मित्र उसका नाम राष्ट्र दे देते हैं। और यह राष्ट्र जो होता है ना, यह बाउंड्री लाइन के अंदर फिक्स नहीं होता है, यानी इंडिया में ही वो ऐसा नहीं होता है, इंडिया से बाहर भी हो सकता है। यानी देश के लिए जहां बाउंड्री फिक्स है ना, राष्ट्र के लिए कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। और राज्य के लिए ये चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। वह किसी भी एक आधार पर यदि अपने आप में जुड़ने लगते हैं, ऐसे कहें तो एक होने लगते हैं, एक होने की भावना ही राष्ट्र हो जाती है। और इसी से अगला रूप जो मित्र है ना, वह राष्ट्रवाद है।
तो यह राष्ट्र के प्रति ख्याल, राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति मर मिटने का ख्याल, राष्ट्र को अपने मां से बढ़कर मानने का ख्याल, यह जो होता है ना, इसी को मित्र राष्ट्रवाद कहते हैं। तो मित्र, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि राष्ट्रवाद क्या है। फिर से मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूं ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी भावना है, एक ऐसी सोच है जिसमें व्यक्ति राष्ट्र को सर्वस्व मानने लगता है, यानी राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा ख्याल, ऐसा सोच, ऐसा विचार ही राष्ट्रवाद होता है। और जो इसको मानते हैं, जो इसको करते हैं, उन्हें राष्ट्रवादी कहते हैं। ऐसे कहें तो हम सभी लोग राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, भारत एक राष्ट्र भी है, इसलिए राष्ट्र है मित्र क्योंकि यहाँ हम लोग भाषा के आधार पर एक हैं। ऐसे कहें तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम लोग एक हैं। ऐसे कहें तो हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं, राष्ट्रीय पशु की बात करूं, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करूं, राष्ट्रीय वाक्य की बात करूं, इसके आधार पर भी हम सेम हैं। ऐसे कहें तो हमारा इतिहास जो है, इसके आधार पर भी हम आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए भारत एक राष्ट्र भी है मित्र। तो हम ऐसे ही समझते हैं कि अपने देश के प्रति प्यार ही क्या है, राष्ट्रवाद है। तो मित्र, भारत भी एक राष्ट्र है और भारत के प्रति प्यार भी क्या है, राष्ट्रवाद है। लेकिन इस चैप्टर में मेनली रूप से हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, और इसी चैप्टर के माध्यम से हम यह जानेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया, यूरोप के लोग जो अपने आप में जुड़े, जिस आधार पर जुड़े, वैसे ही परिस्थितियां हमारे भारत में थी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे भारत पर कैसे पड़ा, इसी चैप्टर में हम जानेंगे मित्र। तो मित्र, आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है ना, वो मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है यूरोप के राष्ट्रवाद में। मैं बता देना चाहूँगा, पहले तो भूमिका के बारे में पढ़नी है, जो कि मैं थोड़ा सा भूमिका आपके सामने रखा। उसके बाद यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वीना, यानी यूरोप में एक वीना सम्मेलन होता है मित्र 1815 में। उसके पहले के यूरोप में क्या चल रहा था और उसके बाद का यूरोप क्या रहा, इसको पढ़ेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे। उसके बाद जुलाई 1830 की क्रांति देखेंगे कि राष्ट्रवाद में यह क्रांति की क्या योगदान रही, यानी क्रांति की बदौलत ही यह राष्ट्रवाद कैसे आगे निखरा, इसको देखने की कोशिश करेंगे। 1830 की क्रांति का प्रभाव देखेंगे। सन 1848 ईस्वी की क्रांति देखेंगे। फिर इटली के एकीकरण देखेंगे, इसका द्वितीय चरण देखेंगे। फिर इटली के एकीकरण में हम यह समझने की कोशिश करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों का योगदान रहा, मेजनी का क्या योगदान रहा, गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा, काउंट काबूर का क्या योगदान रहा, और इटली कैसे एक हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में देखेंगे। उसके बाद मित्र जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, इसमें हम बिस्मार्क के योगदान को देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे बिस्मार्क से क्या हमारे फ्रीडम फाइटर भी इंस्पायर हो रहे थे, क्या यह बिस्मार्क का जो है योगदान हमारे भारत के आज़ादी में भी था क्या। उसके बाद देखेंगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय देखेंगे, इसमें हंगरी, बोहेमिया और इन सब का मित्र परिणाम देखेंगे। तो एक एक पर बातचीत आगे के लेक्चर में मित्र हम करेंगे, और आपसे हमारी रिक्वेस्ट जरूर होगी कि आप इसका नोट्स भी बनाएंगे। लास्ट में जो है मित्र हम इसका नोट्स भी आपको दे देंगे। हाँ, ऐसा जरूर है, यदि आप चाहते हैं कि हिस्ट्री पर आपकी समझ विकसित हो, तो किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। और एक नारा था ना, बताएंगे किसका यह स्लोगन था, सुभाष चंद्र बोस का या भगत सिंह का, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्त, मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ कि आप मुझे समय दो, मैं तुम्हें कंसेप्ट दूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं यही बता पाया कि यूरोप क्या है। तो यूरोप एक प्रकार का कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है जिस पर लोग अपने लिए रहने के लिए अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपना पर्यावरण तैयार करते हैं, लोग वहाँ रहते हैं, वह यूरोप है। और यूरोप में मेनली रूप से हम यह देश बताए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, इनमें राष्ट्रवाद कैसे पनपा, राष्ट्रवाद कैसे आया। राष्ट्रवाद एक प्रकार का विचार है, एक प्रकार का सोच है,
जो किसी भी आधार पर लोगों में एकजुटता की भाव बढ़ता है। राष्ट्रवाद से ही लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो मित्र, यही सारी चीज आपको मैं बताया और आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। मिलते हैं नए लेक्चर में, तो इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। ओके, बाय, थैंक्स।